हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थ्योरी एफएम के अंदर। प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिए। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हम लोग ने लगाए, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन लगाए और अब हम करने जा रहे हैं थ्योरी। अब जैसा कि आपको पता है कि थ्योरी जो है वो हमारे पास कंपलसरी में नहीं आती। आपके पास एक क्वेश्चन रहता है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहता है थ्योरी का, और आपको वहां पर तभी जाना है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। तो पहली प्रेफरेंस आपको हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही देनी है। जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोग को क्लास में कराए हैं, अगर आप उसको 2 से 3 बार कर लेते हो तो आई एम डेड श्योर कि आप 100% प्रैक्टिकल पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। आपको थ्योरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन फिर भी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हम नहीं बना पा रहे हैं, या हमने नहीं लगाया, या हम नहीं स्ट्राइक कर पा रहे हैं एग्जाम में, तो उस वक्त आप किसको रिजॉर्ट करोगे? उस वक्त आप थ्योरी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारा चैप्टर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जरा एक बार कंफर्म कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना सब? ठीक है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर मैंने वो सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जो इंस्टीट्यूट ने जनरली इस चैप्टर से पूछे हैं। तो इसको हम मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमसे पूछते। अगर आप कुछ आंसर्स का कंटेंट देखेंगे तो कुछ आंसर्स का कंटेंट लगभग लगभग 1 पेज का है, 1.25 पेज का है। तो क्या इतना हमें एग्जाम में लिखना है? नहीं, हमें इतना एग्जाम में नहीं लिखना। हमें इसको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करना है, समराइज करके प्रेजेंट करना है। लेकिन पढ़ना कंटेंट इतना ही है। मतलब अगर कोई आंसर हमारे पास 1 पेज का है तो हम 1 पेज का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, सो दैट कि हम एग्जाम में उस 1 पेज के कंटेंट से आधे पेज का कंटेंट निकाल कर आ पाए, राइट। क्लियर? वो बचपन में हम लोग कहानी नहीं सुनते थे कि सिलेबस जो है वो इतना सा है, समुंदर जितना है, हम नदियों जितना रट पाते हैं और चुल्लू भर जितना एग्जाम में लिख पाते हैं। कुछ ऐसा ही कुछ था ना। तो वैसा ही खेल हमारे साथ होगा। जब हम कंटेंट सारा पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ बातें हमको याद रहेंगी जो हम एग्जाम में प्रेजेंट कर। लिमिटेड ही पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं मामला। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि डिफाइन करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट एक ही बात करता है। क्या बात करता है? सर फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना। तो बचपन में जो आपने बिजनेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है वही डेफिनेशन लगभग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। लेकिन यहाँ पर हम किस चीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं? यहाँ पर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहे होंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है राजा बेटा? Financial management comprises the forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling of all the activities. हम फोरकास्ट करेंगे, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे सभी एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट। तो जो मैनेजमेंट करेंगे वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज आर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज आर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव? वेरी गुड सर। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके देना है हमारे शेयर होल्डर। सिंपल सा काम है सर, हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है हमारे ओनर। ठीक है सर। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और फाइनली कंट्रोल करना उन सभी एक्टिविटीज को जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एप्लीकेशन, relating to acquisition and application of financial resources of an undertaking, keeping
विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो जो भी मैनेजमेंट होगा वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है सर, एक्सप्लेन टू बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो बेसिक फंक्शंस क्या हैं? तो दोस्त, दो फंक्शंस हैं, एक पैसा उठाना और एक पैसा लगाना। एक पैसा उठाना, एक पैसा उठाना और एक पैसा लगाना। फंड कहां से उठाने हैं और फंड्स कहां लगाने हैं, फंड कहां से उठाने हैं और फंड कहां पर लगाने हैं, यही दो बेसिक फंक्शन हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। टू बेसिक फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में वो क्या कहता है कि सर आप फंड्स जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हो। सर हमको पता है डिफरेंट सोर्सेज, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रखा है, उसमें आपने हमको बताया था कि सर हम ओन्ड फंड्स लगा सकते हैं, हम बोरोड फंड लगा सकते हैं। ओन्ड फंड कहाँ से आते हैं सर? इक्विटी के हो सकते हैं, प्रेफरेंस के हो सकते हैं। इक्विटी के कहाँ से आ सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से आ सकते हैं, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से आ सकते हैं। प्रेफरेंस को भी हम मार्केट में शेयर कैपिटल इशू करके रेस कर सकते हैं। बोरोड फंड्स में हमारे पास पैसा कहाँ से आ सकता है सर? डिवेंचर से आ सकता है, बॉन्ड से आ सकता है, टर्म लोन से आ सकता है। तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं फंड्स को रेस करने के लिए, और इन सभी सोर्सेस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल। बट ऑब्वियस है कि आपका जो बोरोड फंड्स है, जो बोरोड फंड्स हैं उनका क्या है? उनका फिक्स कॉस्ट है, उनको जो रिटर्न देना है हमको वो फिक्स्ड रिटर्न देना है। मतलब वहां पर रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी कंपनी के लिए क्या है? ज्यादा है। एज कंपेयर टू कंपनी, एज कंपेयर टू इक्विटी, कंपनी का बोरोड फंड्स में रिस्क क्या है? ज्यादा है। हम सब ने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में हमने क्या पढ़ा था कि जितने ज्यादा आपके पास बोरोड फंड्स होंगे उतना ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल रिस्क होगा। जितने कम आपके पास बोरोड फंड्स होंगे, जितने कम आपके पास फिक्स्ड रिटर्न वाली कैपिटल होगी, उतनी कम आपकी रिस्क होगी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो सर आपके जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उनका डिफरेंट कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट। The funds raised from the issue of equity shares are the best form from the risk point of view। तो इक्विटी से पैसा कौन सा वाला है? इक्विटी से पैसा कौन सा वाला है? ओन्ड फंड। ओन्ड फंड पे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि यहां पर रिटर्न की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा दे देंगे, कम कमाएंगे तो कम दे देंगे। लेकिन बोरोड के साथ ऐसा नहीं चलता। बोरोड को तो फिक्स्ड देना ही देना है, तुम कम कमाओ ज्यादा कमाओ। अगर तुमने 10% के ब्याज पे पैसा उठाया है तो तुम्हें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब तुम्हारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, अगर वो 10% से ज्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम इजीली अपना खर्चा मीट आउट कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से कम है तो बाबू तुम्हारे ऊपर आ गई है दिक्कत। यानी कि आप अपना, जब आप अपना फंड इस्तेमाल करते हो, इक्विटी फंड इस्तेमाल करते हो, तब आपके ऊपर रिस्क ना के बराबर है, और जब आप बोरोड फंड्स लेके चलते हो तब आपके ऊपर रिस्क ज्यादा है। तो क्या बोल रहा है? इक्विटी जो है वो बेस्ट है फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू सिंस द रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। हाउएवर मोस्ट कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस ड्यू टू डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट है, लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉस्टली है। ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स जो है वो चीपर है देन इक्विटी। लेकिन क्यों चीपर है? क्योंकि उनमें टैक्स एडवांटेज मिलता है। लेकिन ये ज्यादा रिस्कियर है देन इक्विटी शेयर। और रिस्कियर क्यों है बेटा? रिस्कियर क्यों है? रिस्कियर है, अगेन मैंने बता दिया कि प्रॉफिट में पहला चार्ज इनका है, प्लस इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है, तो इसकी वजह से ये आपके लिए ज्यादा रिस्कियर है। Thus, the risk cost control consideration which a finance manager must consider while procuring the funds. The cost of funds should be, the cost of funds should be at the minimum level. For that, a proper balancing of risk and control factor must be carried out. तो हम लोग को क्या देखना होता है? हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या सीखा था
कि सर जो कैपिटल एम्प्लॉय करी है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। हमें ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकले, कम निकले। ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम फाइनेंस मैनेजर करेगा। तो जब वो फंड्स उठाने जाएगा तो वो प्रॉपर प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा कि बाबू हमें कौन सा पैसा, कितना पैसा कहां से उठाना है, हमें कितने परसेंट पैसा बोरोड से लेना है, कितने परसेंट पैसा हमें इक्विटी से लेना है। हमें इस तरीके से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी करना है सो दैट हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकल कर आए, कम निकल। तो सबसे पहली चीज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। इसके अंदर फाइनेंस मैनेजर को किस चीज पे ध्यान देना है बेटा, इस पे फाइनेंस मैनेजर को किस चीज पे ध्यान देना है, रिस्क कॉस्ट और कंट्रोल के ऊपर ध्यान देके चलना है। इसके बाद अगला है पैसा उठा तो लिया, अब पैसे को लगाए कहां पे। आपने पैसा उठा तो लिया बेटा, अब पैसे को लगाए कहां पे, इस पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट द फंड्स आर नॉट केप्ट आइडल और देयर इज नो इम्प्रॉपर यूज ऑफ फंड। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपके फंड्स आइडल ना रहे। क्यों फंड्स आइडल क्यों ना रहे, क्योंकि सर आपको उन फंड्स पे कॉस्ट बियर करनी है। अगर आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, आप उस पैसे को अगर कहीं पे यूटिलाइज नहीं करोगे फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए आप लेकर अपने पास रख लोगे तो क्या तुमसे बैंक इंटरेस्ट नहीं मांगेगी, बैंक तो इंटरेस्ट मांगेगी ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस 10 लाख को ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट मीट आउट करने के बाद तुम एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाओ अपने इक्विटी होल्डर्स के लिए। तभी तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वो पूरा हो पाएगा। तो फाइनेंस मैनेजर को ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी फंड्स आइडल ना रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पास कैश मेंटेन करके नहीं चलोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैश मेंटेन करके नहीं चलोगे कि सर फंड आइडल नहीं रख सकते। कैश को तो रखना पड़ेगा क्योंकि सर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल वाले पैसे को हटा दो, वर्किंग कैपिटल वाले पैसे को हटा दो, बाकी जो पैसा है उसे तुम्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रखना है सो दैट तुम उसमें से रिटर्न जनरेट कर पाओ। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी इम्प्रॉपर यूज ना करो अपने फंड्स का। The funds are to be invested in a manner such that they will generate the higher returns than the cost of capital to the firm। सिंपल सी चीज है भाई कि अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की है तो हमें पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर हमें 10% से ज्यादा का रिटर्न मिले। तभी तो हम हमारे इक्विटी होल्डर की वेल्थ इंक्रीज कर पाएंगे। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं जहां पर रिटर्न्स हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या हो, ज्यादा हो। तो हमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है कि हम रिटर्न्स जनरेट करें हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा। Besides this decision to invest in fixed assets are to be taken only after the sound analysis of capital budgeting techniques। कि सर फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ये आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम सब ने कैपिटल बजटिंग पढ़ा, कैपिटल बजटिंग में आपने क्लियरली देखा कि सर हम असेट्स में पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे, हम नई मशीन कब खरीदेंगे, हम नई मशीन तब खरीदेंगे जब वहां से हमें इंक्रीमेंटल एनपीवी मिल, ठीक है ना। हम रिप्लेसमेंट कैरिड आउट तब करेंगे जब हमारे पास इंक्रीमेंटल एनपीवी आ रहा हो, हम प्रोजेक्ट तब लेंगे जब हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ रहा हो। तो फिक्स असेट्स में आपको पैसा तभी लगाना है जब आप वहां से क्या निकाल पाए, जब आप वहां से क्या निकाल पाए, पॉजिटिव एनपीवी निकाल पाए। तो आपको बहुत सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, आप सबको अच्छे से पता है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हमारे पास कुछ डिस्काउंटेड टेक्निक्स होती है, कुछ नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती है। डिस्काउंटेड के अंदर मोस्ट जो आपकी कह लीजिए इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो हो गया एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। ये सारी चीजें हम लोग लगाकर चलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है कि। सिमिलरली एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल शुड बी मेंटेन सो एज टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपको एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। मतलब जो पैसा आपके पास है उस पैसे में से कुछ पैसा आपको आपके फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कुछ पैसा आपको वर्किंग कैपिटल के लिए रखना पड़ेगा सो दैट कि आपका बिजनेस स्मूथली रन करता। अब सोच के देखो अगर मैं तुमको ये फर्स्ट डे पे चैप्टर पढ़ा रहा होता तो क्या तुम्हें उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती जितनी तुमको आज हो रही है। तुमने ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर रखे हैं, तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
ये सारी चीजें तुमने ऑलरेडी कर रखी है, राइट? तो सर इससे क्या हो रहा है, इससे हमें थ्योरी को समझने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, ज्यादा हमारा फायदा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल। तो सर differentiation between financial management and financial accounting, financial management and financial accounting are closely related, ये दोनों closely related है, लेकिन still they differ in the treatment of fund। फंड को कैसे ट्रीट करते हैं ये अकाउंट्स में अलग होता है और एफएम में अलग होता है। डिसीजन मेकिंग अकाउंट्स में अलग होती है और आपकी जो है क्या बोलते हैं एफएम के अंदर अलग होती है। रीड करने से पहले एक नॉर्मल सेंस लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स इसका क्या मतलब है? सर अकाउंट्स के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चलता है एक्रूअल। एक्रूअल सिस्टम, एक्रूअल बेसिस आपसे क्या कहता है, जो भी रेवेन्यू इस पीरियड का है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको रिपोर्ट करना है, उसे आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैंने सेल्स करी, उधार पे करी, अगर मुझे पेमेंट नहीं रिसीव होती है रिपोर्टिंग डेट पे 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल, तो अगर मुझे डेटर से पैसा रिकवर नहीं होता, देन ऑल्सो मैं उसको सेल्स दिखाऊंगा। मतलब मान लो मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैंने 50 लाख रुपए की सेल्स करी, इसमें से 20 लाख रुपीस की सेल्स आउटस्टैंडिंग थी, मतलब पैसा रिकवर नहीं हुआ था, क्रेडिट पे थी। 31 मार्च को 20 लाख रुपीस की सेल्स क्रेडिट पे थी, बुक्स में एज अ डेटर दिखाई दे रही थी, मुझे केवल 30 लाख रुपीस ही रियलाइज हुए। तो मैं अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग पीएल बनाते वक्त सेल्स कितनी रिकॉर्ड करूं, 30 की 50? सिंपल सर, 50 लाख रुपीस आप रिकॉर्ड। लेकिन अकाउंट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमने एक्रूवल सिस्टम लगा दिया, लेकिन जब हम एफएम की बात करते हैं तो एफएम के अंदर हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हम कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस, हम कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब हम उसी उसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे जो हमें रिसीव हो गया, जो कैश इनफ्लो हो गया है हम उसी को कंसीडर करेंगे, जो अभी ड्यू होके रिसीव नहीं हुआ, जो अभी ड्यू होके रिसीव नहीं हुआ उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग आपकी अकाउंट्स के अंदर किसके बेसिस पे, कि कोई भी चीज एक्सेप्ट करें या ना करें, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम उसमें क्या देखते हैं, प्रॉफिट। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में या अकाउंटिंग सेंस में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट। कि हम कोई भी प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं तो उसे तभी टेकअप करना है जब उसके अंदर प्रॉफिट हो। लेकिन फाइनेंस के अंदर हम प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अगेन कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, और अगर हमारे पास पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आती है तभी हम क्या करते हैं, तभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि अकाउंट्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अकाउंट्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन फाइनेंस के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या कहता है ये आपसे, ट्रीटमेंट ऑफ फंड। दो डिफरेंशिएशन है बिटवीन एफएम एंड अकाउंट्स, दो डिफरेंशिएशन है बिटवीन एफएम एंड अकाउंट्स। पहला डिफरेंशिएशन है ट्रीटमेंट ऑफ फंड। इन अकाउंटिंग, in accounting the measurement of fund is based on the measurement of fund is based on accrual principle. Accrual based accounting data do not reflect fully the financial condition of the organization. तो जो accrual based accounting data है वो आपकी सही financial condition reflect नहीं करता। An organization which has earned the profit, sales less expenses, may said to be profitable in the accounting sense, but it may not be able to meet its current obligation due to shortage of liquidity as a result of say uncollectible receivables। तो क्या बोल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है या जिसने प्रॉफिट कमाया है उसे हम बोलते हैं कि सर ये प्रॉफिटेबल है इन द अकाउंटिंग सेंस,
लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी अपनी करंट ऑब्लिगेशन मीट ना कर पाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी की शॉर्टेज क्यों आ रही है? क्योंकि सर आपके पास रिसीवेबल्स से पैसा कलेक्ट नहीं हुआ। मतलब बुक्स में आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ट्रेडिंग पीएल में प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी ही नहीं है। आपके पास आपकी करंट लाइबिलिटीज, आपके डिबेंचर के इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशंस, इन सबको मीट आउट करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सेल करी, लेकिन वो सेल रिकवर ही नहीं हुई, क्रेडिट पे बेची थी, सही डेटर्स को नहीं बेची, ऐसे लोगों को बेची जो लोग डिफॉल्ट करते हैं, रिकवरी ही नहीं हो पा रही है, राइट? तो अगर आपके पास बुक्स में डेटर दिख रहे हैं, 10 लाख रुपए के डेटर्स है, दिख रहा है कि पैसा आना है 10 लाख रुपए का, लेकिन आया नहीं है, और पिछले 3 साल से वो 10 लाख रुपए के डेटर्स बैलेंस शीट में खड़े हैं, तो दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअली में आप लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे होते हो, राइट? तो अकाउंट्स के अंदर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन एफएम के अंदर हम क्या करते हैं? एफएम के अंदर हम कैश फ्लोज पे फोकस करते हैं। एफएम के अंदर हम कैश फ्लोज पे फोकस करते हैं। रेवेन्यूज को तभी रिकॉग्नाइज करा जाता है जब हमें एक्चुअली में कैश मिल जाता है, और एक्सपेंसेस को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली में हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। Thus, cash flow based returns help the managers to avoid the insolvency and achieve the desired financial goal. बात समझ में आ गया? अकाउंटिंग और फाइनेंस में ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स का बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अकाउंट्स के अंदर एक्रूअल सिस्टम लग रहा है, जो कि कई बार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे देता है, जबकि एफएम के अंदर कैश बेसिस फॉलो हो रहा है। रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होगा जब कैश रिसीव होगा, एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड होगा जब कैश में उसका पेमेंट होगा। Decision making. The chief focus of an accountant is to collect the data and present the data, while the financial manager primarily responsibly relates financial planning, controlling, and decision making. Thus, in a way, it can be stated that financial management begins where the financial accounting ends. तो सर अकाउंट्स का काम क्या है? डेटा को कलेक्ट करो और डेटा को प्रेजेंट करो। मतलब आपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उससे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट बनाई, और आपने डेटा को प्रेजेंट कर दिया, अपने ओनर्स को कम्युनिकेट कर दिया, बात खत्म हो गई कि भाई साहब ये प्रॉफिट है, ये देनदारी है, ये लेनदारी है, ये करंट रेशियो है, ये हमारा क्विक रेशियो है, ये हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, वगैरह वगैरह आपने सब निकाल के बता दिया, बस काम खत्म, दैट्स इट। अकाउंट्स का काम वहीं पे खत्म। लेकिन एफएम में क्या होता है सर? एफएम में हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अकाउंट्स ने हमको जो रेशियोज बताए थे, उन रेशियोज को हम कंसीडर करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग करने में, कि हमें प्रोक्योरमेंट कहां से करनी है फंड्स की, हमें किस तरीके से पैसा उठाना है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है, हम किस तरीके से अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करके। तो आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो स्टार्ट ही वहां पर होगा जब अकाउंट खत्म हो जाएगा, जब डेटा आपके पास आ जाएगा, आप उस डेटा को एनालाइज करोगे, फ्यूचर फोरकास्ट करोगे, प्लानिंग करोगे, उसके बाद अपना ऑर्गेनाइज करके, डायरेक्ट करके, कंट्रोल करके आप क्या करोगे? डिसीजन मेकिंग का कार्यक्रम करने वाले। क्लियर हो गई बात भाई? एवरीवन, 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 ठीक है? अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाँ जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वैसे दो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एफएम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एक होता है इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कह सकते हो कि ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है,
ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका लॉन्ग टर्म, या फिर आप कह सकते हो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, या फिर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एफएम के दो ऑब्जेक्टिव हैं आपके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वेयर एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द लॉन्ग टर्म और द ओनली ओनली योर ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब आपको बताना है कि सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या लिमिटेशंस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या लिमिटेशंस है एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, और द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट एन ऑपरेशनली फीजिबल क्राइटेरियन। मतलब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक फिजिबल क्राइटेरिया नहीं है डिसीजन मेकिंग करने का। कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है कि नहीं करना है, तो प्रॉफिट इज नॉट द राइट क्राइटेरिया टू डिसाइड अबाउट दिस। कुल मिला के कहने का मतलब कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। The profit maximization is not an operationally feasible criterion. The profit maximization is not an operationally feasible criterion. The given statement is true because profit maximization can be a short-term objective for any organization and cannot be its sole objective. ये बात मैंने आपको बोली कि सर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे बोलते हैं ना निर्वाणा मिल गया, तो वो निर्वाणा आपको कहां मिलेगा? निर्वाणा मिलेगा आपको जब आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना सर? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेल्स टू सर्व एज एन ऑपरेशनल क्राइटेरियन फॉर मैक्सिमाइजिंग द ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। तो प्रॉफिट एक सही क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम हमारे ओनर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर पाए, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर कर पाए। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि उसकी वेल्थ इंक्रीज कर पाए। इट फेल्स टू प्रोवाइड ऑपरेशनल फीजिबल मेजर फॉर रैंकिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपके पास अगर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब से आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच सही डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प नहीं करता। इट फेल्स टू प्रोवाइड एन ऑपरेशनली फीजिबल मेजर for ranking the alternative course of action in terms of their economic efficiency। क्या लिमिटेशंस हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि ये जो वर्ड प्रॉफिट है ना दोस्त, ये जो वर्ड प्रॉफिट है ये वेग है, ये वेग है। मतलब सर बड़ा कंफ्यूजन है। आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो? आप ईबीआईटी की बात कर रहे हो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हो, कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हो, कि आप प्रॉफिट फॉर इक्विटी की बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? पहले आप मुझे ये बताओ, कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हो? तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे पहले कैसा है मेरे बच्चे? ये सबसे पहले एक वेग टर्म है। ये वेग क्यों है? क्योंकि ये क्लियर ही नहीं है कि ये जो प्रॉफिट टर्म है वो किससे रिलेट करता है। ये इकोनॉमिक प्रॉफिट को रिलेट करता है, कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिलेट करता है, ये पैट को रिलेट करता है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को रिलेट करता है, यही क्लियर नहीं है सर। द टर्म इज वेरी वेग। दूसरी चीज, दूसरी चीज, ये जो टाइम फैक्टर है बेटा, ये जो टाइम फैक्टर है उसे इग्नोर कर देता है। टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देता है मतलब, सर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है आपके पास ए, एक प्रोजेक्ट है आपके पास बी। ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए आपको ज्यादा प्रॉफिट्स देगा, ये आपको ज्यादा प्रॉफिट्स देगा अपने पूरे लाइफ में, और ये आपको कंपेरेटिवली लो प्रॉफिट देगा। लेकिन
लेकिन ए के प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे, ये हाई प्रॉफिट कमाएगा आफ्टर 7 years, और ये हाई प्रॉफिट्स कमाएगा इन अर्लियर ईयर्स से अप टू 5 years। तो ये पहले 5 साल हाई प्रॉफिट कमाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि बी क्योंकि बी इनिशियली बी आपको इनिशियली ज्यादा प्रॉफिट्स दे रहा है, तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि हमें क्या पता होता है, हमें क्या चीज अच्छी लगती है, जो चीज पहले प्रॉफिट दे वो ज्यादा अच्छी है, जो चीज पहले प्रॉफिट दे वो ज्यादा अच्छी है। तो बी अपने शुरुआती सालों में प्रॉफिट देगा, ए 7 साल के बाद प्रॉफिट देने शुरू करेगा। ए में प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम ए को रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि शुरुआती सालों में प्रॉफिट हमको नहीं मिल रहा है। शुरुआती सालों में बी से कम प्रॉफिट मिल रहा है, बी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो हम बी की तरफ चले जाएंगे। मतलब टाइम फैक्टर जो है ये उसको कंसीडर नहीं करता, ये देखता है आज क्या ज्यादा है, ये क्या देखता है, आज क्या ज्यादा है, हम उसको लेके चलेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है एज एन ऑब्जेक्टिव, ये बहुत नैरो है, बहुत ही ज्यादा नैरो है। देखिए, प्रॉफिट कमाने के सही रास्ते भी होते हैं और गलत रास्ते भी होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के सही रास्ते भी होते हैं और प्रॉफिट कमाने के गलत रास्ते भी होते हैं। सही रास्तों से जब आप चलते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप गलत रास्ते अपनाते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो। तो अब वो कह रहा है कि सर जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात चलती है, तो हम जो हमारी सोशल कॉस्ट है, जो हमारी सोशल कॉस्ट है उसे क्या कर देते हैं, हमारी जो सोशल कॉस्ट है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे सोशल कॉस्ट क्या है, जैसे मान लो ये पेन ही है, तो जो मैन्युफैक्चरर है इस पेन का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें एक अच्छा क्वालिटी ऑफ पेन दे, इसको पकड़ने में, इसको लिखने में हमारा जो यूजर है उसे कंफर्टेबल हो, उसे परेशानी ना हो, उसे उसके हर एक रुपए स्पेंड की वर्थ मिलनी चाहिए। मतलब अगर ये पेन 500 रुपए का है तो 500 की वर्थ होनी चाहिए, अगर ये पेन 5,000 का है तो इसकी वर्थ 5,000 की होनी चाहिए, ये अगर मान लो 50,000 का है तो इसकी वर्थ 50,000 की होनी चाहिए, राइट। मतलब हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं हमें उसके बदले में उतनी वर्थ मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमें उतनी वर्थ नहीं मिल रही है, हम उसको उतने पैसे में चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। इसमें अच्छा क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं, बैड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जो कि यूजर की स्किन्स को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सोशल कॉस्ट। आपने प्रॉफिट तो बना लिया, सस्ता मटेरियल यूज करके आपने अपनी कॉस्ट कम कर ली, आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया, लेकिन टुवर्ड दी सोसाइटी आप क्या हो गए, गलत हो गए। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है बहुत ही नैरो ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, टुवर्ड्स दी सोसाइटी, टुवर्ड्स दी पब्लिक, टुवर्ड्स दी एम्प्लॉइज। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये उसको क्या कर रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। एम्प्लॉइज जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर आपके पास काम कर रही है, उसका खर्चा कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या बोलते हैं, फैक्ट्री में जो भी हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए थे एम्प्लॉइज के लिए, लेबर्स के लिए, हमने उनमें क्या कर दी, कटौती कर दी, राइट। हमने एसी नहीं लगवाया ऑफिस के अंदर, पंखे में काम करवा रहे हैं एम्प्लॉइज से। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है बाहर, 45 डिग्री टेम्परेचर है और हमारे एम्प्लॉइज को एसी नहीं मिल रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये क्या है, सोशल कॉस्ट की तरफ आपने ध्यान। इसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है बेटा, वो इग्नोर करता है रिस्क फैक्टर को। ये इग्नोर करता है राजा बेटा रिस्क फैक्टर। हम लोगों ने सबसे ज्यादा पढ़ा है कि हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट।
हर्षद मेहता साहब भी कह के गए थे, रिस्क है तो इश्क है ना? रिस्क है तो इश्क है, सिंपल सी चीज है भाई, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सर आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो रिस्क फैक्टर इग्नोर करता है। हर एक बंदे की एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब बात आती है तो रिस्क को कंसीडर ही नहीं किया जाता, रिस्क को कंसीडर ही नहीं किया जाता, रिस्क का कोई रोल ही नहीं रह जाता। जहां पर भी प्रॉफिट ज्यादा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये एक गलत चीज है, राइट? ये एक गलत चीज है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? और एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये जो वर्ड मैक्सिमाइजेशन है, ये जो वर्ड मैक्सिमाइजेशन है ये क्या है? ये एम्बिग्युअस है। सर मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? 5 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, कितने करोड़ को आप मैक्सिमाइज बोलोगे? कितने करोड़ों को आप मैक्सिमाइज बोलोगे? अडानी साहब 2 साल में 900% अपनी वेल्थ इंक्रीज कर चुके हैं, तो वो क्या 900% मैक्सिमम है क्या? अभी हो सकता है और बढ़ जाए, अगले 2 साल में 9,000% बढ़ जाए, उसके बाद 90,000% बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सर ये मैक्सिमाइजेशन की कोई लिमिट है कि नहीं? मैक्सिमाइजेशन की कोई लिमिट है कि नहीं? इसको क्वांटिफाई करोगे कि नहीं? तो सर ये जो मैक्सिमाइजेशन है ये क्वांटिफाई नहीं हो सकता, ये एक एम्बिगुअस टर्म है। एवरीवन गॉट दिस? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों आपके लिए एक लिमिटेशन है, ये बात समझ में आ गई। मेन आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, मेन आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि टाइम फैक्टर इग्नोर होता है, वेग है, maximization as an objective too narrow, it ignores the risk factor and maximization is ambiguous। क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या मैक्सिमाइज क्वांटिफाई करना बहुत। अगला पॉइंट निकल कर आता है, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट इन प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में जरा बाद में आते हैं, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते हैं। एक्सप्लेन एज टू हाउ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैसे आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? अ फर्म्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑफन हैव द फॉलोइंग एज देयर ऑब्जेक्टिव। सर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या तो आपको शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज ऑफन कंसीडर्ड एज implied objective of a firm. To achieve the aforesaid objective, various types of financing decisions may be taken. Options resulting into maximization of profit may be selected by the firm's decision maker. They even sometimes may adopt the policies yielding exorbitant profit in short run. They even sometimes may adopt the policies yielding exorbitant profit in the short run, which may prove to be unhealthy for the growth, survival, and overall interest of the। तो कई बार हम ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं जो शॉर्ट रन में तो हमें काफी पैसा कमा के देती हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की इमेज, हमारे कंपनी की इमेज मार्केट में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और लोग हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेल करना बंद करते हैं, जिससे कि हमारे ग्रोथ पे, हमारे सर्वाइवल पे, हमारे ओवरऑल एग्जिस्टेंस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। The profit of the firm in this case is measured in terms of its total accounting profit available to the shareholder। तो प्रॉफिट का मतलब टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे हम चेक करते हैं। Whereas the wealth of a firm is defined as market price of the firm। वेल्थ का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म स्टॉक। द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक रिप्रेजेंट्स द फोकल जजमेंट ऑफ ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स as to what the value of the particular firm is। It takes into account the present and prospective EPS, timing, and the risk of these earnings, the dividend policy of the firm, and many other factors that bear upon the market price of the। वो क्या बोल रहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर ईपीएस क्या होगी, क्या टाइमिंग है, क्या रिस्क है इन अर्निंग्स का, मतलब कि कब आप पैसा कमाते हो, पैसा कमाने का रिस्क क्या है, आज अगर पैसा लगाया जाएगा तो इनफ्लो आपको कब मिलेगा,
डिविडेंड पॉलिसी क्या है फर्म्स की? डिविडेंड पॉलिसी भी क्या करती है? आपके प्राइस ऑफ द शेयर को इंपैक्ट करती है, एंड मेनी अदर फैक्टर्स दैट बियर अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक. The value maximization is superior to profit maximization due to following reason. तो मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर क्यों है? उसके फॉलोइंग कारण है. पहला, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म कंसीडर all future cash flows, dividends, EPS, risk of a decision, etc. Whereas profit maximization does not consider the effect of EPS, dividend paid, or any other return to the shareholder or the wealth of the share. तो कह रहा है कि सर जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो अपने हर एक एस्पेक्ट को इस नजरिए से देखता है कि क्या इसका इंपैक्ट आएगा हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. शुरू से लेकर आखिरी तक. सबसे पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों पढ़ा था? वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के लिए. ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी? ईबीआईटी अपॉन केओ. याद है? ईबीआईटी अपॉन केओ. जब आप ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आएगी. तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या निकल कर आनी चाहिए? मैक्सिमम निकल कर. वैल्यू ऑफ फर्म क्या निकल के आनी चाहिए? मैक्सिमम निकल के आनी चाहिए. तो हमें अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना होता था कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम निकल कर आए और हमारी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा निकल कर. ठीक है. डिविडेंड डिसीजन, वॉल्टर मॉडल पढ़ा था आपने. आपने उसके बाद कौन सा मॉडल पढ़ा था? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ा था आपने, गॉर्डन्स मॉडल. आपने एमएम अप्रोच पढ़ी थी. इन सब में भी आप क्या देख रहे थे कि डिविडेंड डिसीजन इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो क्या करे? इंक्रीज करे. वॉल्टर बाबा आपको क्या बोल के गए थे? ग्रोइंग कंसर्न है तो इसको 0% पे आउट रखना चाहिए अगर ये चाहता है कि इसका शेयर प्राइस मैक्सिमम. अगर ये डिक्लाइनिंग कंसर्न है तो इसे 100% पे आउट रखना चाहिए अगर ये चाहता है कि इसका प्राइस मैक्सिमम हो. तो ये सारी चीजें, हम जो भी काम कर रहे हैं फाइनेंस के अंदर, उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइज करना. जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो कभी भी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर की बात करता ही नहीं है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर की बात कभी करता ही नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. अ फर्म दैट विशेस टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ may pay regular dividend, whereas firm with the objective of profit maximization may refrain from dividend payment to its shareholder. तो कह रहा है कि सर वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहती है वो रेगुलर डिविडेंड्स पे करती है. ये बात आपको अच्छे से पता है कि जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड्स देगी उस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी? उस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी? अच्छी होगी. हर एक इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा. मतलब सर जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वर्थ क्या होती है? अच्छी होती है. वेयर एज अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप डिविडेंड देने से कतराओ. शेयर होल्डर वुड प्रिफर एन इंक्रीज इन द फर्म्स वेल्थ. शेयर होल्डर प्रिफर करता है कि उसकी फर्म की वेल्थ इंक्रीज करे अगेंस्ट द जनरेशन ऑफ इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ प्रॉफिट. सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, वेल्थ से मतलब होता है. बुक्स में तो प्रॉफिट दिख जाएगा, आपने क्रेडिट सेल्स कर दी, ज्यादा 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 उधार पे माल देना शुरू कर दिया आपने. ऐसी पॉलिसीज बना ली जिसमें आप लिबरल हो गए, आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, 2 महीने 4 महीने का क्रेडिट दे रहे हो, तो कस्टमर्स तो आ जाएंगे, सेल तो हो जाएगी आपके पास, लेकिन वो सेल कभी रिकवर नहीं हो पाएगी. राइट. तो आपने सेल्स करके प्रॉफिट तो बढ़ा लिया लेकिन वो प्रॉफिट कभी भी रियलाइज नहीं होगा. वेयर एज आपका जो शेयर होल्डर है उसे प्रॉफिट से मतलब नहीं है. उससे क्या मतलब है कि आप उसकी वेल्थ कब और कैसे कितनी इंक्रीज कर रहे हो. The market price of a share reflects the shareholder's expected return, considering the long-term prospects of the firm, reflects the differences in timings of the return, consider the risk and recognizes the importance of the distribution. तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी, कंसीडरिंग द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म. शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को देखते हुए, रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंसेस इन द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न, कंसीडर द रिस्क एंड रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन.
तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टाइमिंग्स ऑफ द रिटर्न के ऊपर ध्यान रखता है, रिस्क को ध्यान रखता है, रिकॉग्नाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न की। The maximization of firm's value as reflected in the market price of the share is viewed as proper goal of the firm. Profit maximization can be considered a part of the wealth maximization strategy. तो आपका wealth maximization ultimate goal है और profit maximization एक short term objective है, एक short term goal है जो कि आपके एक long term goal का part है। और long term goal क्या है आपका? wealth maximization। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है इन प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमम। अभी आपने जो ये 4 पॉइंट पढ़े हैं, अभी जो आपने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं जिसमें प्रॉफिट और वेल्थ का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें वेल्थ को प्रॉफिट से सुपीरियर बताया गया है, आप इन्हीं पॉइंट्स को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मेंशन, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। Profit maximization is a short-term objective and cannot be the sole objective of the company. It is at best a limited objective. If the profit is given undue importance, a number of problems can arise, like the term profit is vague. Profit maximization has to be attempted with with the realization of risk involved. It does not take into account the time pattern of return. As an objective, it is too narrow. तो बेसिकली इसने यहाँ पर सब क्या लिख दिए, यहाँ पर इसने सब क्या लिख दिए बेटा? लिमिटेशंस। अभी जो आपने लिमिटेशंस पढ़ी थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, यहाँ पर उसने सारी की सारी लिमिटेशंस को मेंशन कर दिया है। Whereas on the other hand, wealth maximization as an objective means that company is using its resources in a good manner. If the share value is to stay high, the company has to reduce its cost of capital को reduce करना पड़ेगा और use करना पड़ेगा resources को properly. If the company follows the goal of wealth maximization, it means that company will promote only those policies that will lead to efficient allocation. अगर कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंपॉर्टेंस देगी तो वो उन्हीं पॉलिसीज को टेकअप करेगी जिससे जिससे एफिशिएंट एलोकेशन हो। ठीक राजा बेटा? राजा बेटा बन जाएगा क्वेश्चन। देखो 2-3 बार आपको रीड करना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर अपन को क्या लिख के चलना है। अभी ये वाला चैप्टर तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो ज़्यादा बढ़िया है। उसमें आपको जो पास जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां से आपके पास थ्योरी क्वेश्चन बनने के अच्छे चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से भी आ सकता है, आप ये मान सकते हो 5 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें आप एक्सपेक्ट करके चल सकते। ठीक है, तो 2 से 3 बार अगर आप रीड कर लोगे तो यू वोंट बी फेसिंग एनी इशू। द इंफॉर्मेशन एज has given a fresh perspective on the role of finance management and the finance manager. With the shift in paradigm, it is imperative that the role of CFO changes from controller to facilitator. Can you describe the emergent role which is described by the speaker or the author? क्या बोल रहा है? कह रहा है सर ये जो इंफॉर्मेशन की एज चल रही है जहां पे डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल और फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या हो गया है, एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक शिफ्ट दिखाई दिया है। पहले जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स थे वो कंट्रोलर का काम करते थे, अब आपके फाइनेंशियल ऑफिसर फैसिलिटेटर का काम करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? द इंफॉर्मेशन एज हैज गिवन द फ्रेश perspective on the role of financial management and the finance manager. With the shift in the paradigm, it is imperative that the role of CFO changes from controller to the facilitator. In the emergent role of CFO, act as a catalyst to facilitate the changes in an environment where the organization succeeds to the self-managed team. तो सर आपका सीएफओ क्या करता है? सीएफओ एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है और फैसिलिटेट करता है चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड थ्रू सेल्फ मैनेज टीम। सीएफओ ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को एज द फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजर एंड लीडर हु स्पेंड मोर टाइम इन नेटवर्किंग, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कैश फ्लो। अब सीएफओ क्या कर रहा है? सीएफओ एक फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजर है, उसे लोगों से मिलना है,
उसे फाइनेंशियल रिलेशंस बनाने हैं, पैसा कब कहां से मिलेगा इसके लिए लाइजनिंग करके रखनी है, कि जब कभी भी उसको पैसे की जरूरत पड़े तो उसके पास लेंडर अवेलेबल हो, उसके पास इन्वेस्टर अवेलेबल हो। तो फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, अब वो ज्यादा टाइम नेटवर्किंग में खर्च कर, वो जा रहा है बहुत सारे क्या बोलते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, सो दैट कि वेन एवर कंपनी नीड्स द फंड, तो सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंकिंग, ये सारे लोग हमको क्या करें, पैसा देने को तैयार रहे। एनालाइज करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स पे क्या चल रहा है, इंडिया लेवल की पॉलिटिक्स पे क्या चल रहा है, टैक्सेशन लॉज में क्या चेंज आ रहे हैं, कंपनीज लॉ में क्या चेंज आ रहे हैं, और इन सब का इंपैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ने वाला है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है, कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैनेज करता है और प्रोटेक्ट करता है कैश इनफ्लोज एंड आउट। In due course, the role of CFO will shift from operational to a strategic level. तो सर ऑपरेशनल से अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे चेंज आ चुका है। Of course, on a operational level, the CFO cannot be excused from his back-end duties. The knowledge requirement for the evolution of CFO will extend from being aware about the capital productivity and the cost of capital to human resources initiative and competitive environment analysis. The knowledge requirement for the evolution of CFO. The knowledge requirements for the evolution of CFO will extend from being aware about the capital productivity. तो आप अपना इवोल्यूशन एज अ सीएफओ कैसे कर पाओगे, जब आपको नॉलेज होगी कैपिटल प्रोडक्टिविटी के बारे में, आपको नॉलेज होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू ह्यूमन रिसोर्सेस इनिशिएटिव, जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है या जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जो मैन पावर है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और हमारा जो एनवायरमेंट है, कंपटीटिव एनवायरनमेंट है, हमारे हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उनको समझना और उसके हिसाब से एक्ट करना। He has to develop the general management skills for a wider focus encompassing all aspects of the business that depend on or dictate the finance। तो उसको मैनेजमेंट स्किल्स इंक्रीज करने हैं, सो दैट कि वो फोकस कर सके उन सभी एस्पेक्ट्स पे जहां पर फाइनेंस का रोल आता है, जहां पर फाइनेंस डिपेंड करती है, या फिर जहां पर फाइनेंस, 2 से 3 बार रीड करना, समझ में आ जाएगा क्या क्या पॉइंट्स। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सीएफओ। सीएफओ के क्या क्या फंक्शंस हैं। सर सबसे पहले कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड वी रिक्वायर। सर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोरोड फंड्स कितने परसेंट होंगे, ओन्ड फंड्स कितने होंगे, बोरोड में कितना पैसा डिबेंचर टर्म लोन से आएगा, ओन्ड में कितना पैसा इक्विटी से आएगा, इक्विटी में भी कितना रिजर्व एंड सरप्लस से उठाया जाएगा, कितना फ्रेश इशू से उठाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी, आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। डिविडेंड डिसीजन करना पड़ेगा, सर जो प्रॉफिट बनाया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि री इन्वेस्ट करना है बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना री इन्वेस्ट करना है। कैश मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट कि हमारे पास हमेशा सरप्लस कैश रहे, कि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपने जो काम किया उन परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, और अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो उसे कंट्रोल करना, सफिशिएंट एक्शंस लेना, सो दैट जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वो पूरा हो चुका। फाइनेंशियल नेगोशिएशंस करना। फाइनेंशियल नेगोशिएशंस क्या होती है, फाइनेंशियल नेगोशिएशंस होती है, सर बैंक के पास जाना, लोन उठा रहे हैं, बैंक बोल रहा है 10% का ब्याज लगेगा, नेगोशिएट करना, बताना कि सर हम स्ट्रांग हैं, हमारी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़िया है, हम आपको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करेंगे, 10% की जगह 8% पे या 9% पे हमको लोन दे दो। तो सर नेगोशिएशंस करना कि हमें सस्ते रेट पे फंड्स अवेलेबल हो सके। कीपिंग टच विद द स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस एंड बिहेवियर ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों नीचे जा रहा है, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करना, क्या हुआ ऐसा कंपनी में जिसकी वजह से प्राइस, जो हमारा इन्वेस्टर है वो शेयर से भाग रहा है, उन चीजों को भी करेक्ट करने का काम किसका है, आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट, write a short note on the following.
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। कैसे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन आपस में इंटरलिंक्ड है। एक बात बताओ, इन तीनों डिसीजंस के अंदर, इन तीनों डिसीजन के अंदर क्या एक चीज, इन तीनों डिसीजंस के अंदर क्या एक चीज पता है आपको? जवाब, इन तीनों चीज के अंदर क्या चीज कॉमन है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यानी कि वेल्थ ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मतलब वेल्थ ऑफ द शेयर। हम कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, चाहे हम फाइनेंसिंग डिसीजन, हमारा कोर ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? इस डिसीजन से हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस डिसीजन के पीछे, वो ये है कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। The finance functions are divided in three major decisions, that is investment decision, financing decision, dividend decision. It is correct to say that these decisions are interrelated. क्यों interrelated है? Because the underlying objective of these three decisions is this, that is maximization of the share. इन तीनों डिसीजंस का जो कोर एजेंडा है वो यही है कि हमें हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज। Since investment, financing, and dividends decisions are all interrelated, one has to consider the joint impact of these decisions on the market price of the company, and these decisions should also be solved jointly. क्या बोल रहा है? One has to consider the joint impact of these decisions on the market price of the company. तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन जॉइंटली कैसे इंपैक्ट करेंगे आपके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। साथ के साथ आपको डिसीजन लेने हैं, ये सारे के सारे चीजें एक साथ ही सॉल्व करी जाए। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट नीड्स द फाइनेंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। चेन लिंक हो रही है, चेन लिंक हो रही है। आपने सोचा कि प्रोजेक्ट ए में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। अब अगला सवाल क्या आएगा कि ये 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ? ये रिक्वायरमेंट तो खड़ी हो गई है कि प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करना है, 10 लाख रुपए चाहिए, ये 10 लाख रुपए आएंगे कहां से? अब यहां पर किसका रोल आ गया? यहां पर किसका रोल आ गया? फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो पहले किसका डिसीजन हुआ? पहले डिसीजन हुआ कि आपके पास तीन प्रोजेक्ट थे, आपके पास प्रोजेक्ट ए था, प्रोजेक्ट बी था, प्रोजेक्ट सी था। आपने बी को रिजेक्ट किया, आपने सी को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि एनपीवी बी और सी की कम थी। आपको ये समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट ए हमको लेना है क्योंकि इसकी एनपीवी ज्यादा। तो प्रोजेक्ट ए को लेना है तो 10 लाख रुपए चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की है। ये 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? अब किसका काम आया? फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होने के बाद अब किसका डिसीजन आ गया? फाइनेंसिंग डिसीजन। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट नीड्स द फाइनेंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। The financing decision in turn is influenced by and influences the dividend decision because retained earnings used in the internal financing deprive the shareholders of their dividend. अब वो क्या बोल रहा है? Financing decision in turn impact the dividend decision. Financing decision in turn impact the dividend decision. अब मान लो ये डिसाइड हुआ कि 10 लाख रुपए में से, ये डिसाइड हुआ कि 10 लाख रुपए में से लेट से 4 लाख रुपए हम डिबेंचर से उठा लें और 6 लाख रुपए हम इक्विटी से उठाएंगे। 6 में से भी 4 लाख रुपए हम रिटेन्ड अर्निंग से उठाएंगे। तो अब जब तुमने ये डिसाइड किया कि 4 लाख रुपए तुम रिटेन्ड अर्निंग से उठाओगे, मतलब तुम्हारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम बचेगा। और अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम बचेगा तो तुम्हारा जो डिविडेंड डिसीजन है वो किसी ना किसी तरीके से क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया। राइट? तो सर सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, फिर ये पता लग गया कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, तो अब ये पैसा आएगा कहां से? फाइनेंसिंग डिसीजन का रोल आ गया। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसा रिटेन्ड अर्निंग से उठाना है, तो कहीं ना कहीं रिटेन्ड अर्निंग की वजह से जो डिविडेंड है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। एन एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन एंश्योर ऑप्टिमल जॉइंट डिसीजन। तो हमें इस तरीके से डिसीजन लेना है
कि हमारे तीनों डिसीजंस अल्टीमेटली क्या करें, हमारा वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज करें। दिस इज पॉसिबल बाय इवेल्युएटिंग ईच डिसीजन इन रिलेशन टू इट्स इफेक्ट ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ। तो सर आपको हर एक डिसीजन को एनालाइज करना है इन रिलेशन टू कि उसका शेयर होल्डर वेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। द above three decisions are briefly examined below in the light of their interrelationship and see how they can help in maximizing the shareholder wealth, that is the market price of the investment decision. Investment of long-term fund is made after a careful assessment of the various project through the capital budgeting and uncertainty analysis. ठीक है सर, यही तो करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे किया जाता है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगाई जाती है और रिस्क एनालिसिस भी किया जाता है, सेंसिटिविटी टेक्निक लगाई जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क निकाले जाते हैं प्रोजेक्ट्स के, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच लगाई जाती है। तो ये सारी चीजों आप अप्लाई करते हो और उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट। However, only that investment proposal is to be expected, which is expected to yield at least so much return as adequate to meet its cost of finance. तो हमें वो वाला प्रोजेक्ट लेना है जो फाइनेंसिंग कॉस्ट को बियर कर पाए। मतलब अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% आ रहा है तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना जहां पे 12% से कम का रिटर्न हो। मिनिमम 12% का रिटर्न वाला प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करके चलना है। This have an influence on the profitability of the company and ultimately on its। तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट ले रहे हो जो आपको 12% या उससे ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं तो सर आपके शेयर होल्डर ऑफ द वेल्थ क्या करेगी, इंक्रीज कर। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें इस तरीके से फंड्स को अरेंज करना है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकल कर आए बेटा, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम निकल कर। फंड्स को आप रेज कर सकते हो वेरियस सोर्सेज से, ईच सोर्स के पास इन्वॉल्व्स डिफरेंट इशू। हर एक फाइनेंस का अपना रिस्क है, अपना कॉस्ट है, अपना कंट्रोल है। फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो आपको लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ही हैज टू इंश्योर अ प्रॉपर मिक्स ऑफ लोन एंड ओनर्स फंड। तो जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वहां पर आपके पास प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, डेट इक्विटी मिक्स प्रॉपर होनी चाहिए। The optimum financing mix will increase the return to the equity shareholder and thus maximize the wealth। तो अगर आपने सही डेट इक्विटी मिक्स बनाया तो उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम निकलेगी, जिससे आपका इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ। डिविडेंड डिसीजन बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमने पढ़ी। तो हमें इस तरीके से हमारी डिविडेंड पॉलिसी को बनाना है जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे पॉजिटिव आए, मतलब कि हमारी शेयर प्राइस इंक्रीज करे। Finance manager is also concerned with the decision to pay or declare the dividend. He assists the top management in deciding as to what portion of the profit should be paid to the shareholder by way of dividend and what portion should be retained in the business. Optimum dividend payout maximizes the shareholder। ठीक है राजा बेटा। ठीक है, इसको रीड कर लेना, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर को, इसमें प्योर थ्योरी है, इसको एक बारी रीड कर लेना। ठीक है, इसमें प्योर थ्योरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सीएफओ की, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएफओ। सीएफओ को फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है एंड प्लानिंग करनी है, डिटरमाइन करना है कितना अमाउंट ऑफ फंड्स रेज करना है, कितना अमाउंट ऑफ फंड हमें बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय करना है। उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, मतलब कि उसे ये देखना है कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉपर उसे मिक्स बना के रखना है। वर्किंग कैपिटल उसके पास कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस लेने हैं, इस तरीके से आपको आपका फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकले, फंड निकले। और ऐसे जगहों से आपको फंड्स रेज करना है जहां पर आपके पास क्या निकल कर आए, फेवरेबल टर्म्स निकल कर आए। इसके बाद मैनेजमेंट करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, मतलब कि आपको वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करके चलना है। इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, मतलब कि आपको अपनी एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है इस। डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज अफेक्टिंग द फ्यूचर रोल ऑफ सीएफओ। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि सीएफओ के रोल में चेंज लेकर आ
इसके बाद सबसे पहला पॉइंट निकलता है रेगुलेशन। रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड सीएफओ हैज एन इंक्रीजिंगली पर्सनल स्टेक इन द रेगुलेटरी एड्रेस। तो आपकी रेगुलेशंस बदल रही हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, सेबी की हो गई, आपकी कंपनी लॉ की हो गई, ठीक है। तो हमारे रूल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, सो दैट कि हम सही प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। तो ये सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे रेगुलेशंस को क्या करे, एडहियर करे। Globalization. The challenges of globalizations are creating the need for finance leaders to develop the finance function that works effectively on the global stage and that embraces the diversity. Globalization हो चुका है, बहुत सारी इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो फाइनेंस मैनेजर का यहाँ पर रोल निकल कर आता है कि वो किस तरीके से कंपनी के फंड्स को मैनेज करता है, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे वो अपने कंपनी को खड़ा करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी। Technology is evolving very quickly, providing the potentials for the CFOs to reconfigure the finance processes and drive business insights through a big data and analytics. आज से कुछ टाइम तक पहले तक आपने कभी भी डेटा एनालिस्ट का नाम नहीं सुना। थोड़े टाइम पहले तक आपने कभी डेटा एनालिस्ट का नाम नहीं सुना होगा, आपने सोचा होगा कि इस तरीके की भी कोई जॉब प्रोफाइल। डेटा एनालिस्ट क्या करता है सर, डेटा को एनालाइज करता है और वो ट्रेंड समझने की कोशिश करता है और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आज का जो सीएफओ है उसे उन डेटा पे फोकस करना है, टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को फिल्टर करना है और डेटा से जो रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की है उस इंफॉर्मेशन को निकालना है, सो दैट कि आप उसे अपने स्ट्रेटेजीज में अप्लाई करके अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। रिस्क। The nature of the risk that organization face is changing, requiring more effective risk management approach and increasingly CFO's role have to play in ensuring an appropriate corporate। तो रिस्क आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस लगानी है, सो दैट कि आप अपने बिजनेस की जो असेट्स हैं उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। Transformation. There will be more pressure on the CFOs to transform their finance function to drive a better service to the business at a zero cost impact। इसका मतलब क्या है सर, जो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वो सारी चीजें अपने अंदर लेकर आओ और बिना कंपनी के खर्च पे लेकर आओ। मतलब यू नीड टू बी इनटू अ सेल्फ लर्न मोड। you have to regularly update yourself, you have to make the learnings and इसके लिए कंपनी कोई पैसा खर्च नहीं करेगी। आपको ये सारा कॉस्ट काम जीरो कॉस्ट इंपैक्ट पे करके मतलब खुद को नेक्स्ट चीज के लिए ट्रांसफॉर्म करना है, नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रांसफॉर्म करना है, नेक्स्ट चैलेंज के लिए ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए आपके ऊपर कंपनी कोई पैसा खर्च नहीं करेगी। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। कंपनी के ऊपर कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, तो इनका आपको मैनेजमेंट करके चलना है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप विल बिकम द इंपॉर्टेंट एज इंक्रीजिंगली सीएफओस बिकम द फेस ऑफ द कॉर्पोरेट बैंड। तो जो सीएफओस हैं वो कॉर्पोरेट बैंड का फेस है, उन्हें पब्लिक मीटिंग्स पे जाना होता है, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना होता है, उन्हें आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करनी होती है। तो दे हैव टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। स्ट्रेटजी। There will be a greater role to play in the strategy validation and execution because the environment is more complex and quick changing, calling the analytical skills of the CFOs। तो सर क्या बोल रहा है, तो सर जो एनालिटिकल CFOs है, सॉरी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं CFOs के, उसे वो अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि जो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो उसमें अपने कंपनी की सही तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्म कर सके। Reporting requirements will be broadened and continue to burdensome the CFOs। Talent and capability. A brighter spotlight will shine on the talent and capability and behaviors in the top finance role। तो अगर आपके पास टैलेंट होगी, आपके पास कैपेबिलिटी होगी, तो आप टॉप फाइनेंस रोल तक 9 पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट रट लेना, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट रट लेना। मेन आप क्या याद कर लेना, मेन आप कैप्शंस याद कर लेना, अंदर का कंटेंट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, ये मैं आपको टिप दे रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप थ्योरी का आंसर करते हो, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप थ्योरी का आंसर करते हो, तो मेक श्योर कि आप अपने सारे कैप्शंस पहले लिख दो।
ठीक है, आपने सारे कैप्शंस लिख दिए और फिर आप कैप्शंस को क्या करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलो एफएम में तो थ्योरी कम है, लेकिन अगर मान लो कोई ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिखना है, जैसे आपका EISSM आएगा, आपका ऑडिट आएगा, आपका लॉ आएगा, जहां पर बेसिकली कैप्शंस रहते हैं, ठीक, तो वहां पर आप क्या करो, आप सबसे पहले बट ऑब्वियस है कि उसी चीज का आंसर करो जिसमें आप 100%, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि यार इसका आंसर तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपने उस तरीके के आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका फायदा मैं आपको, लेट सपोज आपने पहला आंसर लिखा है, इसमें आपने कैप्शंस लिखे, कैप्शंस को एक्सप्लेन किया, ये पहला आंसर था, आपको बहुत अच्छे से आता था, आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से, मैं एग्जामिनर हूं, मैंने आपके कैप्शंस देखे, मैंने आपके कैप्शंस का एक्सप्लेनेशन देखा, मेरी रूह खुश हो गई कि बच्चे ने कितना बढ़िया आंसर लिखा। फिर मैं आगे बढ़ा, अगला आंसर भी आपको ठीक ठाक आता था, उसमें भी आपने यही किया, पहले आपने कैप्शंस लिखे, फिर आपने कैप्शंस को एक्सप्लेन किया, पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आ गया कि ये बच्चा जो है ये पढ़ के आया है, मेहनत करके आया है, काम बना। अब जब आप आगे पहुंचे तो हो सकता है आपको आंसर उतना बढ़िया नहीं आया, स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी, कैप्शंस आपने लिखे, फिर आपने कैप्शंस को एक्सप्लेन, अभी तक मेरे दिमाग में इंप्रेशन बन चुका है कि आप पढ़ के आए हो, मैंने आपके आंसर्स चेक करे। अब ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपके कैप्शन पढ़ के ही आपको नंबर दे, वो आपके एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक। आपने शुरू में 2-3 आंसर उसको इतने बढ़िया दे दिए कि उसके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ कर आया है, इसके सारे कौन, तो आगे अगर एक आध आंसर आपने हल्का फुल्का भी लिखा होगा ना, उतना बढ़िया नहीं भी लिखा होगा, चांसेस हैं यू विल बी गेटिंग अ गुड, क्यों, क्योंकि आप इम्प्रेस, तो कोशिश यही करना कि आप कैप्शंस पहले लिखना, देन, ओके। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज इट, एक बार रिवाइज कर लेना, आज ही कर लेना, कल पे मत छोड़ना, आज ही रिवाइज कर लेना, तो फायदा मिल जाएगा, चैप्टर आप लोग को आ जाएगा, में आ जाएगा। एंड जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, हम फिर सेकंड चैप्टर भी इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों, रैप अप किया जाए। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। राजन पहले इसको खत्म कर लेना, जो सेकंड चैप्टर थ्योरी वाला बाकी है, उसके बाद इको शुरू कर लेंगे, दोपहर को ऐसे ही महफिल लगा लिया करेंगे 1-1.5 घंटे, ठीक है ना, दोपहर को इसी तरीके से महफिल लगा लेंगे 1-1.5 घंटे की, उस एक आध चैप्टर आते हुए, ठीक है दोस्त, चलो, बाय बाय।